Hello everyone, welcome to the next class of RCC. In the last class we have discussed about the course curriculum and syllabus and IS 456 2000 जिसका हम यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग में। आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि बेसिक्स डिज़ाइनिंग से पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट डिज़ाइन कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है रीइंफोर्समेंट कंक्रीट डिज़ाइन का, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है इतना, बिकॉज ये मतलब एक थ्योरी है जो पढ़नी ज़रूरी होती है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा इसको थोड़ा बहुत, तो उससे रिलेटेड ही है। ज़्यादा यूज़ इसमें सब्जेक्ट वाइज ये है कि हमको एक पता चलना चाहिए ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट क्या होती हैं। बाद में इसी का यूज़ करते हुए हम इसी की स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं ना, स्टील और कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ठीक है, सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, यानी कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है। सिंपल है, उसका पर्पस यही होता है कि वो उस लोड को सेफ्टी से बियर कर पाए, है ना, और सर्विसेबल रहे। The purpose of structural design. The purpose of structural design is providing a safe structure complying with the user requirements. The design should evolve a structural solution for safety and serviceability throughout the design life, which gives the greatest overall economy for the first cost and or for maintenance cost. बेसिकली का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेफ होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम सर्विसेबल भी होना चाहिए। और सर्विसेबल का क्या मतलब होता है? सर्विसेबल का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जो लोड लगने पर जो डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो विद इन द परमिसिबल लिमिट्स हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं या कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लोड लगने पर सेफली विद स्टैंड तो कर सकते हैं। मतलब कोई एक बहुत ही आपने इलास्टिक मटेरियल ले लिया है, वो उसमें आप लोड लगाते हैं तो वो इलास्टिक है अगर मान लीजिए, तो वो बहुत से उस लोड को सेफली तो कर लेगा विद स्टैंड, बट उसमें डिफ्लेक्शन बहुत आ रहा है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए एक डिफ्लेक्शन की भी परमिसिबल लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है या कोई एक बिल्डिंग है, एक बीम है जिसमें बहुत सारा डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसमें भी आप उसको एक डाउटफुल निगाह से देखोगे। एज अ नॉर्मल है, किसी बिल्डिंग में किसी बीम में अगर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, बड़े एज एन इंजीनियर यू नो कि वो बीम उस सेफ़ है, वो फेल नहीं करेगी, लेकिन फिर भी कोई भी ऑक्यूपेंट उसमें जाना नहीं चाहेगा, उस रूम में जाना नहीं चाहेगा, उस स्ट्रक्चर में जाना नहीं चाहेगा। तो हमारा एक ये भी क्राइटेरिया होता है वाइल डिज़ाइनिंग कि ना सिर्फ वो सेफ़ हो बल्कि उसमें सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी हों। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी डिज़ाइन करने के लिए दो डिज़ाइन फिलोसफीज़ हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड थोड़ी ऑब्सलीट हो गई है, लेकिन और अभी जो आजकल यूज़ हो रही है वो लिमिट स्टेट मेथड यूज़ हो रही है। तो मेनली हम यूनिट 2 से लिमिट स्टेट मेथड ही फोकस करेंगे। यूनिट 1 हम एक बार वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ओवरव्यू भी देख लेंगे, वही आपकी वर्किंग यूनिट 1 है। तो देखिए बेसिकली वर्किंग स्ट्रेस मेथड के पहले जाने से पहले सबसे पहले ना मेन चीज़, जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ेंगे तो मेन आइडिया हमको कॉन्सेप्ट लगा, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उससे ही लगेगा। तो अभी थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि व्हाट आर द एजम्पशंस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, क्या क्या हम एज्यूम करते हैं और फिर उसका एजम्पशंस लेके हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। सो जहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड नहीं लगता वहाँ पे हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड लगाते हैं। बेसिकली जहाँ पे क्रैक्स परमिसिबल नहीं होते हैं, जहाँ पे थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड लगाते हैं, वरना अब हर जगह लिमिट स्टेट मेथड ही लगता है। लेकिन एक बार जानने के लिए ज़रूरी है। तो पहला एजम्पशन क्या है? एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। मतलब कि एक किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर एक एक फॉर एग्जांपल एक बीम है और उसमें दो सपोर्ट्स लगे हुए हैं, सिंपली सपोर्टेड लोड्स, है ना, इस तरह से जब लोडिंग होगी तो ये जो एक प्लेन सेक्शन है, ये लोडिंग के बाद जब ये डिफ्लेक्शन होगा तो भी ये प्लेन रहेगा, यानी इस तरह से ये रिफ्लेक्ट तो हो बेंड तो हो जाएगा लेकिन ये प्लेन ही रहेगा। ठीक है, यानी ये फाइबर यहाँ आ जाएगा और ये फाइबर यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये प्लेन रहेगा। ठीक है, तो पहला एजम्पशन ये है। पहले एजम्पशन का फ़ायदा यही होता है, इससे हम बता पाते हैं कि जो स्ट्रेन है वो लीनियर रहता है, यानी टॉप फाइबर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा, बॉटम फाइबर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा और बीच में क्या होगा? कम होगा। तो बेसिकली इस जो एजम्पशन है, एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका टेक्निकल मतलब यही होता है कि जो स्ट्रेन डायग्राम होता है वो लीनियर बनता है, यानी इधर इधर सबसे मैक्सिमम टॉप पे मैक्सिमम और बॉटम पे मैक्सिमम और बीच में कम। ठीक है, दूसरा एजम्पशन क्या है?
कि all the tensile stresses are taken by reinforcement and none by concrete except as otherwise permitted. ठीक है, तो किसी भी बीम में, किसी भी सेक्शन में जो भी टेंसाइल फोर्सेस हैं वो रीइंफोर्समेंट ही लेता है और कंक्रीट कोई भी टेंसाइल फोर्सेस नहीं लेता है। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का असम्पशन होता है। सिमिलरली उसका भी लिमिट स्टेट मेथड का भी यही असम्पशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है वो अंडर वर्किंग लोड इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आपने हुक्स लॉ पढ़ा था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, तो इन्होंने बताया इससे हमको ये तो पता चल गया कि लीनियर स्ट्रेन डायग्राम होगा, लेकिन और बाद में ये भी कह रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप भी लीनियर, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप भी क्या है, स्ट्रेट लाइन हो ना, वो भी फॉलो हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेस डायग्राम होगा वो भी क्या होगा, वो भी सेम इसी तरह बनेगा और लीनियर होगा, है ना। लीनियर, जब स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है और कह रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉलो होनी चाहिए, तो स्ट्रेस डायग्राम भी लीनियर होगा। और लास्ट पॉइंट है, द मॉडुलर रेशियो m हैज़ द वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC। द सिग्मा CBC इज द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट। ये एक स्टेटमेंट है। बेसिकली वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मॉडुलर रेशियो एक टर्म आता है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम मॉडुलर रेशियो आपने पढ़ा होगा अगर, तो ये वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। ठीक है, ये हम जब ट्रांसफॉर्म सेक्शन पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप जान लीजिए, द मॉडुलर रेशियो m हैज़ द वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC। ये हमको याद करना पड़ेगा कि ये सिग्मा CBC क्या होता है। ये भी हम अभी थोड़ी बाद में बताएंगे, जब हम एक टेबल दिखाएंगे उसमें बताएंगे कि सिग्मा CC और सिग्मा CBC क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड में जाते हैं। लिमिट स्टेट मेथड की भी एजम्पशंस देख लेते हैं। द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेलियर अकर्स। बेसिकली लिमिट स्टेट मेथड और WSM में यही डिफरेंस होता है कि जो WSM है वो किस पे होता है, वो टोटल सेफ्टी पे इंश्योर करता है, यानी वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, मतलब कंक्रीट की और स्टील की स्ट्रेंथ को सेटिस्फाई कराता है और सारा सेफ्टी फैक्टर उसी पे लेता है। लेकिन जो लिमिट स्टेट मेथड है उसमें हम जो स्ट्रक्चर है उसकी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी फोकस करते हैं, यानी उस पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। ठीक है, तो हम उसमें ये भी इंश्योर करते हैं कि स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा ना हो। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या करता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड सारा सेफ्टी फैक्टर किस पे लगा देता है, सारा सेफ्टी फैक्टर स्ट्रेंथ पे लगा देता है और बाद में ये अज्यूम करता है कि फॉर एग्जांपल ना, कोई भी स्ट्रक्चर अगर 100 किलोमीटर लोड के लिए बना है और हम उसको अगर मतलब 30 किलोमीटर ही लोड के लिए डिज़ाइन करें, तो वो कहता है कि ठीक है, जब 100 किलोमीटर के लिए बना है, हम 30 के लिए उस पर लोड लगा रहे हैं, तो अपने आप ही वो सर्विसेबल होगा। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड दोनों को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लगाता है और दोनों को चेक करता है। इसलिए लिमिट स्टेट मेथड में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन भी हम लोग परमिसिबल कर पाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेप्स हैं, उसको हम किसी भी फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस यही है लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। The aim of design is to achieve acceptable properties. The structure will not become unfit for the use for which it is to be intended. Ensure an adequate degree of safety and serviceability. यानी serviceability का भी ध्यान रखता है limit state method. Design should be based on characteristic values for material strength and applied loads. ठीक है, तो डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वैल्यूज जो मटीरियल स्ट्रेंथ, मटीरियल यानी कंक्रीट और स्टील की मटीरियल स्ट्रेंथ। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स, कैरेक्टरिस्टिक लोड मतलब क्या क्या होता है कि वो लोड विच हैज़ द 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी जो हम लोड उसमें करते हैं, स्ट्रक्चर पे लगाते हैं, वो कौन सा लोड लगाते हैं, वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लोड लगाते हैं, जिसमें उस लोड की क्या होता है, वो 95% ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। उस कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए हम डिज़ाइन कहते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग में जो क्राइटेरिया होता है वो होता है लोड्स का। मतलब हमें सबसे पहले क्या पता करना चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोड्स क्या उस स्ट्रक्चर पे आएंगे। क्वेश्चन में तो आपको लोड दिया होगा, लेकिन रियल अगर हम जब डिज़ाइनिंग करने जाएंगे तो हमें लोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कि सबसे पहले तो एक होता है, आपने टाइप्स ऑफ लोड पढ़े होंगे, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, बाकी और श्रिंकेज, क्रीप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो ये लोड जो होते हैं ये बेसिकली IS 875 कोड है
ये बेसिकली लोड्स को ही डिफाइन करता है कि IS 875 पार्ट 1 किसके लिए बना हुआ है, डेड लोड्स के लिए बना हुआ है। डेड लोड्स क्या होते हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा अभी भी, कि द लोड ऑफ द मेंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो जो बीम होता है, बीम कंक्रीट का बना है, तो उस बीम का खुद का वेट क्या होता है, वो डेड लोड में आता है। तो इसी तरह के और भी जो मेंबर्स होते हैं, सबके डेड लोड्स को जो मेंशन किया गया है वो IS 875 पार्ट 1 में मेंशन किया गया है। बेसिकली जो आप रियल क्वेश्चन करोगे उसमें नॉर्मली आपको लोड दे दिया जाएगा, लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल बीम डिज़ाइन करने को आपको बोला गया है तो उसमें आपको लाइव लोड दिया होगा, यानी सुपर इम्पोज लोड, यानी ऊपर से लगने वाला लोड दिया होगा, लेकिन आपको डेड लोड उसमें ऐड करके निकालना पड़ेगा। यहाँ इतना इस बीम का जब हम डिज़ाइन करेंगे तो लाइव लोड तो इतना लग रहा है, सपोज 15 किलोमीटर पर मीटर, लेकिन 5 किलोमीटर पर मीटर का डेड लोड भी उसमें ऐड लगेगा बिकॉज ऑफ द बीम का डायमेंशन की वजह से लोड। ठीक है, तो ये सारे सब तरीके के डेड लोड कहाँ पे मेंशन किए गए हैं, IS 875 पार्ट 1 में। ठीक है, इसको बस देख लीजिएगा, इसको ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेड लोड हम निकालना बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं। फिर आता है इम्पोज लोड, विंड लोड, स्नो लोड। ये सब कहाँ से देखे जाते हैं, अगर रियल प्रॉब्लम में डिज़ाइन करेंगे तो 875 पार्ट 2, 3, 4 इसमें क्या है, इम्पोज लोड 2 में है, विंड लोड 3 में है और स्नो लोड 4 में ये दिए गए हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अर्थक्वेक फोर्सेस शैल बी इन अकॉर्डेंस टू IS 1893, यानी अर्थक्वेक के लिए अगर हमें कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए भी एक डिफरेंट कोड आता है IS 1893। श्रिंकेज, क्रीप एंड टेम्परेचर इफेक्ट्स शैल बी कंसिडर्ड एज पर 875 पार्ट 5, यानी पाँच कोड होते हैं 875 पार्ट के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। ये सब बेसिकली एक कोड्स हैं जो जिसके बेसिस पे हम लोडिंग डिसाइड करते हैं, कि जब हम लोडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि हमें कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है तो हमें उस बिल्डिंग पे आने वाले हर तरीके के फोर्सेस और लोड्स पता होने चाहिए, तभी हम उस बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कंक्रीट, यानी वो मटेरियल जिसे हम उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे, तो उस मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए ना, कंक्रीट और स्टील। तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना चाहिए और हमें स्टील की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंक्रीट में आता है, कंक्रीट को ग्रेड ऑफ कंक्रीट आता है। ग्रेड क्या होता है, जैसे ग्रेड M15 होगा, M20, M25, M30, इस तरह ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो हमेशा, जैसे हमने घर बनाते हुए देखा होगा, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हमेशा जब हम बात करते हैं तो होता नहीं है, 1 रेशियो में बात होती है, जैसे 1:1.5:3। ठीक है, 1, 2, 4 का मसाला, इस तरह से बात होती है। तो वो दो तरह के मिक्स होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स होता है और एक डिज़ाइन मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स अप टू M25 के लिए होता है और डिज़ाइन मिक्स अबव M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए होता है। तो एक नॉमिनल मिक्स होता है, जैसे 1, 1.5, 3 का जो मसाला होता है वो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का होता है। ठीक है, उसी तरह 1, 2, 4 जो होता है वो M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो नॉमिनल मिक्स होता है। लेकिन बड़े M25 से अगर हम कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें डिज़ाइन मिक्स करना होगा कि बेस्ड ऑन द एग्रीगेट कैसा है हमारा, मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, सीमेंट कैसी है, उस पर हमें डिज़ाइन मिक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यहाँ M20 से डिनाइड होता है, यहाँ पे M स्टैंड फॉर मिक्स, ये नॉमिनल मिक्स है, डिज़ाइन मिक्स, एंड 20 स्टैंड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अभी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत से ऑब्जेक्टिव में आती है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो फॉर्म द डेफिनेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट below which not more than 5% of the test results are expected to fall is called characteristic strength of concrete, denoted by FCK। ठीक है, FCK से डिनोट की जाती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, और क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ मेजर्ड एट 20, ये क्या होती क्या है बेसिकली कि 15 सेंटीमीटर का क्यूब कास्ट करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ जो 28 डेज में अटेन होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब इसमें क्या लिखा है, 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल, ये नहीं समझ में आ रहा ना। तो बेसिकली ये होता है कि अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझाएं कि अगर हम 100 क्यूब कास्ट करें और एक पर्टिकुलर मिक्स डिज़ाइन का कास्ट करें, फॉर एग्जांपल 1:1.5:3, यानी 1, 1.5, 3 का मसाले से अगर हम 100 क्यूब्स कास्ट करें 15 सेंटीमीटर के, है ना, तो उसका टेस्ट रिजल्ट जब हम देखेंगे तो वो एक नहीं आएगा कि हमको एक वैल्यू मिले M20, है ना, यानी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता, वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही है अप्रॉक्स, लेकिन हमको एक वैल्यू नहीं मिलेगी सबकी। तो अगर हम उन सारी आंसर्स को, यानी उन सारे रिजल्ट्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करें तो हमें कुछ इस तरह का डाटा मिलेगा, 18, 18.5, है ना, किसी की 19 आएगी, किसी की 19.5 आएगी। तो वो वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ जो 95% केस में एक्सीड हो
वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो उस रैंडम क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहला दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1:1.5:3 का क्यूब 100 क्यूब कास्ट करें और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो स्ट्रेंथ जो सिर्फ 5% से कम हो और 95% में केसेस में एक्सीड करे तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्रीट की, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट यानी बेस्ड ऑन द सीमेंटिंग मटेरियल, कंक्रीट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन में आता है डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट, है ना, और आता है ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट। अब ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट में आता है मतलब ये सब क्लासिफिकेशन ही है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है ऑफ 150 mm क्यूब यानी 15 सेंटीमीटर क्यूब, और 28 दिन के लिए हम उसको रखते हैं। उसके बाद जैसे कंक्रीट होता है ना, वो बेसिकली स्लोली गेन स्ट्रेंथ करता है। यानी जब कंक्रीट को कास्ट किया तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो स्लोली गेन करती है। ठीक है, तो जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो स्ट्रेंथ होती है यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो 28 दिन के बाद उसकी आती है। ठीक है, तो लो स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन से होते हैं? लो स्ट्रेंथ कंक्रीट होते हैं जो जिनकी स्ट्रेंथ लेस देन 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन होते हैं? जिनकी स्ट्रेंथ 20 से 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बीच में होती है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होते हैं? जो ग्रेटर देन 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट। सो इन प्लास्टिक स्टेट जो कंक्रीट होता है उसको इन ग्रीन कंक्रीट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन कंक्रीट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन कंक्रीट में क्या आता है, मतलब जो हमने नॉर्मल कंक्रीट मिलाया जो ना फ्रेश कंक्रीट होता है उसको हम ग्रीन कंक्रीट भी बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन कंक्रीट क्या होती है? सबसे पहले वर्केबिलिटी आता है। वर्केबिलिटी क्या होता है? वर्केबिलिटी इज द ease with which the concrete can be fully compacted without segregation and bleeding, depends on the quantity of water, grading, shape and the percentage of aggregates present. ठीक है, तो वर्केबिलिटी बेसिकली क्या होता है? ease with which the concrete can be fully compacted, है ना, without segregation and bleeding, ये होता है वर्केबिलिटी। सेग्रीगेशन क्या होता है? ये सब आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। सेग्रीगेशन क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल्स इन ग्रीन कंक्रीट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन, हैपेंस विद द डिफिशियंसी ऑफ फाइन पार्टिकल्स। जब फाइन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होने लगते हैं सीमेंट से, इसी को सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह ब्लीडिंग होता है, द अपीयरेंस ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द सीमेंट पार्टिकल्स इन द सरफेस हैपन ड्यू द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर। ज़्यादा होता है वाटर तो वाटर टॉप सरफेस से बहुत आ जाता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाता है, तो उस वजह से क्या पोर्स एंड वीक कंक्रीट बनता है। हार्शनेस होता है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंक्रीट ड्यू टू सरफेस फिनिश, डिफिकल्ट टू गेट अ स्मूथ सरफेस फिनिश एंड कंक्रीट बिकम्स porous happens due to purely graded aggregates or less fine aggregate or less cement mortar। ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रेश कंक्रीट की जो हमें पता होनी चाहिए ना। तो बेसिकली हमें कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ और स्टील की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए बिफोर डिज़ाइनिंग, जब हम डिज़ाइन करने में जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ हमने बताया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब्स एट 28 डेज वो होता है ना। और M20 इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम यूज़ करते हैं RCC में। ठीक है, दूसरा आता है रेजिस्टेंट टू वियर, डायमेंशनल चेंजेस, कंक्रीट श्रिंक्स विद एज, है ना। तो मतलब बेसिकली जो कंक्रीट में श्रिंकेज होता है उसको भी हमें देखना होता है, यानी श्रिंकेज स्ट्रेन कंक्रीट का कितना आ रहा है ना, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज क्रीप, यानी क्रीप भी एक परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी, ये सब बेसिकली क्या है? ये सब बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट हैं। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिज़ाइन पर्पज से, ये सब कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसमें हम नहीं जा रहे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है IS 456 पे पेज नंबर 81 पे दी हुई है टेबल परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो M20 जैसे एम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है ना, M10, M15, M20, M25, M30, M45 एंड ये, तो ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होती हैं ना। अब इस बेस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट पे दो होता है परमिसिबल स्ट्रेस, एक बेंडिंग में होता है, एक होता है डायरेक्ट ना। तो अगर हम किसी भी फॉर एग्जांपल एक कंक्रीट है उसको हम उसकी न्यूट्रल एक्सिस
मतलब एक कंक्रीट का ब्लॉक है ना, उसको उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस पे अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उसकी डायरेक्ट परमिसिबल स्ट्रेंथ होगी, है ना। और बेंडिंग में कैसे करेंगे कि एक मेंबर है, उसको हम इस तरह से जब लोडिंग लगाते हैं, एक कंक्रीट का इस तरह का मेंबर है, तो ये इसका बेंडिंग में हम इसकी स्ट्रेंथ है। तो बेंडिंग में स्ट्रेंथ अलग होती है और डायरेक्ट कंप्रेशन में स्ट्रेंथ अलग होगी। एक ब्लॉक इस तरह का है और उसको हम लोग इसको डायरेक्ट इसको कंप्रेस करेंगे यानी सेंट्रोइडल एक्सिस अलोंग, ये सिग्मा सीसी कहलाती है यानी डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये होती है जो इसकी फ्लेक्चर की बेंडिंग होता है, यानी इस तरह से हम करा और इस तरह से ये इसको अगर करेंगे तो ये बेंड होगा ना, तो उस तरह की जो बेंडिंग में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है अलग। M10 के लिए कितनी बेंडिंग में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 3 और डायरेक्ट में कितनी होती है 2.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट जो होता है, यानी परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट हम कम लेते हैं। फॉर एग्जांपल M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसके लिए बेंडिंग में हम उसकी स्ट्रेंथ कितनी लेते हैं, हम सिर्फ 7 लेते हैं। तो बेसिकली ये है कि एक कंक्रीट है यानी एक ब्लॉक ऑफ कंक्रीट है जिसकी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, लेकिन हम डिज़ाइन उसकी क्या मान के करते हैं, हम डिज़ाइन उसको 7 मान के ही करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्रॉक्स हम कितना ले रहे हैं, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 का ले रहे हैं, 7 3 से 21 होता है अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो हम ये जान रहे हैं कि हाँ वो 20 तो बियर कर ही लेगा, लेकिन हम डिज़ाइन किसके लिए करेंगे, हम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना लेंगे, हम परमिसिबल सिग्मा सी 7 ही लेंगे। तो ये जो 7 है ये सिग्मा सी बी सी कहलाता है और ये जो 5 है वो सिग्मा सी सी कहलाता है। अभी हमको जो यूज़ है वो इस वैल्यू इस टेबल कोड इस यूज़ होगा, तो ये टेबल आपको याद रखनी है IS 456 पेज नंबर 81। IS 456 आप कोड एग्ज़ाम में अलाउ होगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो और ले जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टील की। तो बेसिकली स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील आपने पढ़ा होगा, स्टील तो एक वो है ना इंडस्ट्री मेड प्रोडक्ट है। तो स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। कितने टाइप्स ऑफ स्टील होते हैं बेसिकली, जो हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं माइल्ड स्टील Fe250 होता है, लो स्ट्रेंथ हाई डक्टिबिलिटी, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। बेसिकली ये होता है Fe415 Fe500। अगेन यहाँ पे Fe आयरन होता है और 250 इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो माइल्ड स्टील लो स्ट्रेंथ हाई डक्टिलिटी होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स Fe415 और 500 है, ये लो डक्टाइल एंड हाई स्ट्रेंथ होता है। तीसरा होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स TMT सरिया, इसमें भी होता है 415 Fe250 415 Fe500 Fe600। ये बेसिकली बेस्ड ऑन ये कैसे बनाई गई हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको क्वेश्चन में नॉर्मली दिया होगा कि हम कौन सा सरिया या कौन सा स्टील यूज़ कर रहे हैं। कोयल ट्विस्टेड बार्स भी होता है ना। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं और किससे हम डिज़ाइन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील है, तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्ट्रेंथ होता है, टफनेस होती है, डक्टिबिलिटी होता है, वेल्डेबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होता है, लो वेट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें में हम नहीं जा रहे, ये आप नॉर्मल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर में नॉर्मल पढ़ चुके होते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें हम नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्टील की और कंक्रीट की। और सब क्वेश्चन भी आता है कि हम जो रीइंफोर्समेंट होता है कंक्रीट में वो सिर्फ स्टील का ही क्यों लेते हैं, हम कोई और मटेरियल आयरन है, कॉपर है या कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ स्टील ही एज अ रीइंफोर्समेंट मटेरियल क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्या सिर्फ स्टील ही बहुत ज़्यादा मजबूत होता है टेंशन में, या और कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो स्टील से ज़्यादा मजबूत ना हो या इकोनॉमिकल ना पड़े। तो पहला तो रीज़न ये है कि स्टील रेडीली अवेलेबल है और थोड़ा चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर। दूसरा जो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो स्टील और कंक्रीट का वो अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि धूप या गर्मी से जो मटेरियल होता है ना, जैसे कभी कहते हैं कि गर्मी से मटेरियल एक्सपैंड करता है और विंटर्स में जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो जो है स्टील भी उतना ही एक्सपैंड करता है और कंक्रीट भी उतना ही एक्सपैंड करता है विद द सेम टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रैक्स नहीं आते। जैसे अगर ये ना हो तो क्या होगा कि जब हम धूप या गर्मी होगी तो स्टील अलग एक्सपैंड करेगा और कंक्रीट अलग एक्सपैंड करेगा, तो दोनों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों एक यूनिक होमोजीनियस में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जब अलग अलग हो जाएंगे तो इस वजह से हम ये नहीं चाहते उनका बॉन्ड ब्रेक हो। तो इसके लिए स्टील एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टील ही हम यूज़ करते हैं रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में।
ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट स्टील। दूसरा है परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। जैसे परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट था, वैसे ही परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील होता है। इसको हम कैसे नोट करते हैं, वहाँ पे हम सिग्मा CBC से नोट कर रहे थे, यहाँ पे हम किससे नोट करते हैं, हम सिग्मा ST से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, माइल्ड स्टील के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील है वो दो होते हैं। एक होता है अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm, यानी 20 mm से अगर कम की है डायमीटर बार तो उसका हम कितना लेते हैं, उसका हम लेते हैं 140 न्यूटन पर mm²। अगर हम 20 mm से ज़्यादा है तो हम उसे क्या लेते हैं 130 न्यूटन पर mm²। यानी माइल्ड स्टील आपने देखा होगा, माइल्ड स्टील यानी Fe 250 न्यूटन पर mm², जो सरिया होती है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ Fe 250 न्यूटन पर mm² होती है। लेकिन हम परमिसिबल कितना लेते हैं, परमिसिबल कम लेते हैं, 140 न्यूटन पर mm² लेते हैं। अप्रॉक्स जो सेफ्टी फैक्टर है वो 1.8 का सेफ्टी फैक्टर है, हम वो लेते हैं और उसे हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स जो सेफ्टी फैक्टर है वो 1.8 का हम लेते हैं। इसी तरह Fe415 में हम क्या लेंगे, Fe415 के लिए हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स है, तो हाई स्टील Fe415 के लिए हम क्या लेंगे 230 न्यूटन पर mm², जो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील होता है वो हम लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी कि Fe 250 के लिए हम कितना लेंगे 140 और Fe415 के लिए हम कितना लेंगे 230। ओके, दूसरा टर्म जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मॉड्यूलर रेशियो। बिकॉज वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम और भी क्या कहते हैं, हम मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलर रेशियो एज पर डेफिनेशन क्या होता है, द शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये आपने शायद पढ़ा हो, तो नहीं है तो याद कर लीजिए कि मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये होता है क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होता है 5000√FCK। ठीक है, 5000 इंटू √FCK, ये भी कोड में IS 456 में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो वैल्यू है बेसिकली ये शॉर्ट टर्म यंग मॉडुलस होता है, इसमें क्रीप इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम नॉर्मल इसको इस चीज़ को है ना, इसको नहीं लेते। जो IS 456 हमको सजेस्ट करता है कि हम ES/EC के रेशियो से हम मॉडुलर रेशियो नहीं निकालते, बल्कि उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है मॉडुलर रेशियो निकालने के लिए, वो हम यूज़ करते हैं। और वो क्या है 280 / 3 × सिग्मा CBC। ये सिग्मा CBC क्या है, ये वही वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना होता है CBC, यहाँ से हम देख लेंगे M15 के लिए 5 होता है सिग्मा CBC की वैल्यू, तो हम 5 लेंगे और उससे फिर निकाल लेंगे कि मॉडुलर रेशियो कितना होगा। ठीक है, या M20 के लिए 7। ठीक है, तो ये मॉडुलर रेशियो होता है, इसका यूज़ होता है बेसिकली वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है WSM के हिसाब से कि ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्या होता है और उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली क्या होता है कि जो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का जो सेक्शन होता है, ये एक वैसा मटेरियल है यानी कंपोजिट मटेरियल है जो कि कंक्रीट से बना है और स्टील से बना है। मतलब इसमें हम स्टील इंसर्ट करते हैं, तो इसकी जो एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये बहुत टफ होती है। इसकी आसान एनालिसिस नहीं होती है कि हम कंक्रीट अलग है और उसमें हम स्टील मिला रहे हैं, तो उसका हम डिफॉर्मेशन और सारी चीज़ें स्ट्रेस एनालिसिस, ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसको इस नॉर्मल प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम एक ट्रांसफॉर्म सेक्शन इमेजिन करते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं। अब ट्रांसफॉर्म सेक्शन जो इमेजिन करते हैं उस पर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम इस जो स्टील है ना, ये जो स्टील है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक इमेजिनरी कंक्रीट में, है ना, जो बिहेव करेगी सिंपलर वे में। यानी हम उसमें इस स्टील को हटाकर एक इमेजिनरी कंक्रीट इसमें ऐड अप कर देंगे जो कि बिहेव करेगा एक सिंपल वे में, जो जैसा कि ये सेक्शन बिहेव कर रहा था। ठीक है, और इसी सेक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन।
ठीक है। अब ये जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन होता है ये बना होता है, ये एक इमेजिनरी सेक्शन होता है जिसमें पूरा का पूरा कंक्रीट होता है और तब हम उसकी आसानी से एनालिसिस कर पाते हैं। लेकिन ये एक इमेजिनरी सेक्शन है जो इस सेक्शन की तरह बिहेव करेगा। अब इस सेक्शन को इस सेक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा एक नॉर्मल एक थोड़ा सा एक डेरिवेशन है वो देख लेते हैं कि सपोज एक कॉलम है, एक सपोज अ कॉलम ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज़ टू बी लोडेड बाय अ लोड पी, यानी एक कॉलम है जिसमें एक दो जिसमें ये रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है और इसको हम लोड करते हैं पी अमाउंट ऑफ लोड से, है ना। लेट्स ए एस टी इज द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट प्रेजेंट इन द कॉलम। सो पी क्या है, पी इज इक्वल टू पी सी प्लस पी एस टी। तो पी सी क्या है, पी सी इज द लोड इन द कॉलम है और नॉर्मल पी लोड है ना। तो ये जो पी लोड है इसमें इस लोड को दोनों बेयर करेंगे, कंक्रीट भी बेयर करेगा और स्टील भी बेयर करेगा। तो P इज इक्वल टू पी सी प्लस पी एस टी हो जाता है। अब पी सी क्या है, पी सी इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, यानी लोड जो है यानी फोर्स है, इसको हम स्ट्रेस इनटू एरिया से इक्वेट कर सकते हैं। तो पी सी इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट। एंड इसमें सिमिलरली पी एस टी लोड इन स्टील इज क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। ठीक है, तो ये तो एक इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक और हम इक्वेशन देखते हैं कि जब हम इस कंक्रीट पे लोड लगाएंगे तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन आएगा, यानी ये थोड़ा कंक्रीट जो है, कंक्रीट और स्टील दोनों ही थोड़ा बहुत श्रिंक होगा, यानी थोड़ा वो होगा, डिफॉर्मेशन आएगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन है यानी डेल्टा सी इन कंक्रीट बराबर होगा डेल्टा एस इन स्टील। सो इसी इक्वेशन से एक हम रिजल्ट निकालेंगे, डिफ्लेक्शन इन कंक्रीट इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन स्टील। अब डिफ्लेक्शन इन कंक्रीट तो हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले से होता है पी सी एल अपॉन पी एल अपॉन ए ई। तो पी फोर्स इन कंक्रीट इंटू लेंथ बराबर होगी इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू फोर्स इन स्टील इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ स्टील इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अब लेंथ दोनों की बराबर है तो वो कट जाएगी। ठीक है, अगेन पी सी इंटू ए सी जो होता है वो स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो स्ट्रेस इन स्टील यहाँ से एक आ गया, स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ई एस बाई ई एस टी इंटू ई सी। ठीक है, अगर इधर ले गए तो ये क्या होता है, ये मॉडुलर रेशियो होता है। तो स्ट्रेस इन स्टील एक हमको एक फॉर्मूला मिल गया कि स्ट्रेस इन स्टील है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं m टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट, यानी स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू m टाइम्स इन स्ट्रेस इन कंक्रीट। यही जो हमें रिजल्ट मिला है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जो ये इक्वेशन 1 थी इसमें हम अगर इस रिजल्ट को पुट करें तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो क्या P इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू एस टी था। ठीक है, इसमें हमने सिग्मा एस टी की जगह सिग्मा सी बी सी पुट कर दिया, तो सिग्मा सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा सी इंटू एस टी। अब देखिए P इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए सी प्लस एम इंटू एम ए एस टी। अब देखिए ये जो एक इक्वेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन या आप कह सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो ये क्या है, लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, हमें पता है। तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस यहाँ पे क्या है सिग्मा सी और इंटू एरिया। अब एरिया क्या है, एरिया है ए सी प्लस एम इंटू ए एस टी। ठीक है, तो एक सिंपल हमें पता है जब लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लोड हमारा पी लोड लग रहा है, स्ट्रेस है स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया। अब ये क्या है, ये एक सिंपल है, ये इस तरह से बिहेव कर रहा है कि ये जो लोड है ये कौन ले रहा है, ये कंक्रीट का स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ सम इमेजिनरी थिंग। इस एरिया में क्या क्या शामिल है, इस एरिया में शामिल है एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस m टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये P इज टेकन बाय स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू इमेजिनरी एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो इमेजिनरी एरिया MAST ऐड करा है यही ये एक्स्ट्रा एरिया है जो हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम एनालाइज कर देते हैं कि हाँ ये अब क्या है, ये अब ये एक फुल्ली एक सेक्शन है जो सेम P लोड लेगा और उसका एरिया क्या है बढ़ा दिया हमने, जिसमें स्ट्रेसेस क्या होंगे सिग्मा सी। So this imaginary area is the area of the transform section. The load is taken totally by concrete, यानी totally by concrete होगा। और इस इमेजिनरी सेक्शन पे जो कंक्रीट होगा ना उस पर स्ट्रेस कितना आएगा, यानी कंक्रीट जो सिग्मा सी है उस पर स्ट्रेस कितना आएगा, सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एस टी बाय एम।
ठीक है। तो उस पे कितना स्ट्रेस आएगा, यानी जो एरिया ऑफ कंक्रीट है वो तो सिग्मा MAST है, एडिशनल हो जाएगा, और उस कंक्रीट एडिशनल पे जो स्ट्रेस आएगा वो कितना हो जाएगा, M सिग्मा C इज इक्वल टू M इंटू सिग्मा ST बाय M। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में अगले हम नॉर्मल न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, और फिर उसको करके देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। ये बेसिकली एक जनरल इंट्रोडक्शन था। इसमें आपको मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टी, और ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन है ना। तो अगर नहीं समझ में आया या थोड़ा थ्योरी में थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब न्यूमेरिकल्स जाएंगे और तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक भी न्यूमेरिकल आपने कर लिया तो बहुत इजी है, जब हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो हम इसको समझ पाएंगे कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए न्यूमेरिकल्स का, जब आएंगे then we will go through it. Okay, then okay, so thank you, this is for the lecture.